हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। हम सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवीएस और अन्य सभी राज्यों की चयन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए अविलंब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी के सूर्य के समीप होने पर भारत में कौन सी ऋतु होती है? Which season occurs in India when Earth is nearest to the sun? Summer, autumn, winter, मानसून, ग्रीष्म, शरद, शीत या वर्षा ऋतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तब भारत में सर्दी का मौसम होता है। इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पृथ्वी का इस तरह से झुके होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी न होकर तिरछी गिरती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आता है और भारत समेत पूरे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी ऋतु होती है। ऋतुओं में परिवर्तन भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके रहने के कारण ही होता है। परिक्रमा करते समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है, पेरिहिलियन, और पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है, अपहिलियन। प्रश्न संख्या 2, भारत में पुरापाषाण युग का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला है? फ्रॉम वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द पेलियोलिथिक एज इन इंडिया फाउंड? भीमबेटका, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। भारत में पुरापाषाण युग का सबसे प्राचीन प्रमाण भीमबेटका से मिला है, जो उस समय के मनुष्यों की कलाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन व काफी लंबे समय तक चलने वाला दौर था, जो 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल के बीच का इतिहास है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चला था। नवपाषाण काल सबसे अंतिम था, जो 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक चला था। नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन व सामाजिक संगठन विकसित होने लगा था। प्रश्न संख्या 3, राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में निर्णय लिए जाते हैं। यह किसकी परिभाषा है? पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस थ्रू विच डिसीजंस आर मेड इन सोसाइटी। हु डिफाइंड दिस? हेराल्ड लॉस्की, डेविड ईस्टन, हेनरी मिशेल, रॉबर्ट डहल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में निर्णय लिए जाते हैं। यह परिभाषा डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है। हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार राजनीति राज्य और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन है। हेनरी मिशेल के अनुसार राजनीति एक व्यवहारिक कला है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य और शासन तंत्र को कुशलतापूर्वक चलाना है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीति मानवीय संबंधों का कोई भी स्थायी पैटर्न है जिसमें एक महत्वपूर्ण सीमा तक शक्ति, प्रभाव या नियंत्रण शामिल होता है। प्रश्न संख्या 4, यदि मांग स्थिर हो और पूर्ति बढ़ जाए तो कीमत? इफ डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस, द प्राइस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। मांग और पूर्ति का सिद्धांत, जिसे आपूर्ति और मांग का नियम भी कहा जाता है, यह आपूर्ति और मांग का नियम अल्फ्रेड मोर्सल द्वारा दिया गया था। यदि मांग स्थिर हो और पूर्ति बढ़ जाए तो वस्तुओं की कीमत घट जाती है, और वहीं उसके विपरीत यदि मांग स्थिर हो और पूर्ति घट जाए तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है। और यदि मांग और पूर्ति
दोनों अगर स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत समान बनी रहती है। प्रश्न संख्या 5, भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स, सी ब्रिजेस, मानसून विंड्स। पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, समुद्री हवाएं या मानसूनी हवाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। यह विक्षोभ ठंड के मौसम की एक विशेष पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह होता है। ये हवाएं सर्दियों में बारिश व पहाड़ों पर बर्फबारी का कारण बनते हैं और गेहूं सहित तमाम रबी की फसलों के लिए सिंचाई में मदद करती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, यह एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें हवाएं तेज गति से घूमती है और समुद्र के ऊपर एक कम दाब का क्षेत्र बनाती है। इसे चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात सामान्य तौर पर बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, जिसमें तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफान आते हैं। समुद्री हवाएं, जिन्हें समुद्री समीर भी कहा जाता है, दिन के समय समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। यह हवाएं भूमि और समुद्र के बीच तापमान में आए अंतर के कारण चलती है और दोनों जगह जमीन और समुद्र के बीच तापमान नियमित बनाए रखती है। मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं मौसमी हवाएं होती है जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। गर्मियों में ये हवाएं समुद्र से भूमि की ओर बहती है, जिसके कारण मानसून के मौसम में भारी बारिश होती है। ऑप्शन नंबर 3 में दी गई समुद्री हवाएं दिन और रात में होने वाली घटनाओं से संबंधित है, लेकिन जो मानसूनी हवाएं हैं वो मौसम के अनुसार होने वाली घटनाएं होती है। प्रश्न संख्या 6, रामानुजाचार्य किस आंदोलन से संबंधित थे? टू विच मूवमेंट वॉज रामानुजाचार्य एसोसिएटेड? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बौद्ध आंदोलन, जैन आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। रामानुजाचार्य, जिन्हें रामानुज भी कहा जाता है, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। रामानुज के अलावा मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक और सूरदास भी भक्ति आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये सभी संत ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के संदेश को फैलाते थे। सूफी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और अमीर खुसरो। इन सभी व्यक्तियों ने सूफीवाद का प्रसार और विकास किया था। बौद्ध आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को पुनर्जीवित किया। जैन आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों में महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु और स्थूलभद्र का नाम आता है। प्रश्न संख्या 7, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, जापान। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है, जिसमें सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सरकार उस राजनीतिक दल के द्वारा बनाई जाती है जिसके पास संघीय चुनाव के दौरान विधायिका या संसद में सबसे ज़्यादा सीटें होती है और उस सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए संसद के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की विधि नहीं है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, कर विधि। Which of the following is not a method of measuring national income? Production method, income method, expenditure method, tax method। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर विधि, टैक्स मेथड। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 मुख्य विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों की गणना की जाती है। आय विधि, आय विधि में उत्पादन के घटकों जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ से प्राप्त सभी आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय विधि में देश में होने वाले कुल खर्चे की गणना की जाती है, जिसमें उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध विदेशी निवेश शामिल है। कर लगाने का उद्देश्य राष्ट्रीय आय से संबंधित नहीं होता, बल्कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक स्थिरता में वृद्धि करना होता है। प्रश्न संख्या 9, कौन सी मिट्टी वर्षा जल को लंबे समय तक रोक कर रखती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। Which soil retains moisture for a long time? Red soil, black soil, alluvial soil, sandy soil। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है वह वर्षा जल को अधिक समय तक रोक कर रखती है। काली मिट्टी के कण भी बहुत बारीक होते हैं और उनके बीच का स्थान भी बहुत कम होता है। इस कारण पानी के अणु इन कणों को कसकर पकड़ लेते हैं और रिसकर आसानी से नीचे नहीं जा पाते, और इसीलिए काली मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके विपरीत रेतीली मिट्टी के कण बड़े होते हैं और उनके बीच स्थान भी अधिक होता है, जिससे कि पानी आसानी से रिसकर नीचे चला जाता है। इसलिए रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता काफ़ी कम होती है। जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, यह भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल या हल्का पीला होता है, जो उस मिट्टी में उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी के कण बड़े होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता काफ़ी कम होती है। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक कितने वंशों ने शासन किया? हाउ मेनी डायनास्टीज रूल्ड द दिल्ली सल्तनत बिटवीन 1206 एंड 1526? 4, 5, 6 या 7? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक कुल 5 वंशों द्वारा शासन किया गया। ये 5 वंश थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश के 11 शासकों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश के 5 शासकों ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश के 9 शासकों ने 1320 से लेकर 1424 तक शासन किया। सैयद वंश के 4 शासकों ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया और लोधी वंश के 3 शासकों ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इस तरह 1206 से लेकर 1526 तक कुल 5 वंशों द्वारा शासन किया गया। प्रश्न संख्या 11, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? विच 5-year प्लान हैड द स्लोगन गरीबी हटाओ? दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना या 5वीं योजना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं योजना। भारत में 1951 से लेकर 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि का विस्तार
और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। इसका उद्देश्य था त्वरित औद्योगिकरण, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली थी, जिसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर 1979 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना तथा गरीब जनता के एक बड़े वर्ग को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। प्रश्न संख्या 12, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियाज इकोनॉमी? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, केंद्रीकृत, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, सेंट्रलाइज्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित, मिक्स्ड। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उद्योग, व्यापार और उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, फैक्ट्री, मशीनें और पूंजी पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, जमीन, कारखाने, मशीन और पूंजी का स्वामित्व सरकार या समाज के पास होता है, न कि किसी निजी कंपनी या व्यक्ति के पास। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के हर वर्ग का भला करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं के तत्वों का समावेश होता है। इसमें कुछ क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्र में निजी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक समानता और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित रूप से बढ़ावा देती है और भारत में यही अर्थव्यवस्था की पद्धति अपनाई गई है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। वस्तु का उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के तहत किए जाते हैं और इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी होती है। प्रश्न संख्या 13, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी समुद्री धारा ग्रीष्मकाल में प्रवाहित होती है? विच ओशियन करंट फ्लोस along the western coast of India during summer? सोमाली धारा, अगुलहाज धारा, क्रोशियो धारा, बेंगुएला धारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमाली धारा। सोमाली एक ठंडी समुद्री धारा है जो अरब सागर में गर्मियों के दौरान बनती है तथा भारत के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। अगुलहाज धारा गर्म जलधारा होती है। यह मोसाम्बिक चैनल और मेडागास्कर के पूर्वी तट से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। कुरोशियो धारा भी एक गर्म समुद्री धारा है और यह फिलीपींस, ताइवान और जापान के पूर्वी तट के साथ उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। बेंगुएला धारा एक शीतल जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट से होकर बहती है तथा दक्षिण की ओर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। प्रश्न संख्या 14, चुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंती नियंत्रण, केंद्रीकृत प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, सैनिक सरकार। What was the major feature of Chol administration? फ्यूडल कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड रूल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोल प्रशासन चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। चोलों ने अपनी राजधानी
तंजावुर को बनाया था। और चोल प्रशासन का पहला राजा विजयालय चोल था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी ग्राम सभा प्रणाली तथा स्थानीय स्वशासन। ग्राम सभा के सदस्य ही मंदिर का रखरखाव, कर संग्रह, सिंचाई, कृषि और सड़क निर्माण आदि का कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 15, राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा चुनाव आयोजित करता है? राष्ट्रपति चुनाव, संसद चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव। Which elections are conducted by the State Election Commission? Presidential, parliamentary, local body elections, state assembly। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय निकाय चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के चुनाव शामिल होते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित भारत की स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु समझौते कराना, दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देना, शिक्षा के अधिकार को लागू करना, आतंकवाद से लड़ना। What is the main objective of WTO? Nuclear agreements, promote world trade, implement right to education, fight terrorism। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देना, प्रोमोट वर्ल्ड ट्रेड। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने परिवार के लिए ही उत्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि। What is the term for farming where the farmers grows crops only for family consumption? Commercial agriculture, shifting agriculture, subsistence agriculture, mixed agriculture। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही खेती करता है, न कि व्यापार या लाभ के लिए। वाणिज्यिक कृषि कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें खेती का मुख्य उद्देश्य फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर लाभ कमाना होता है, न कि परिवार की जरूरतें पूरी करना। मिश्रित कृषि कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन भी एक साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य एक साथ
अधिक स्रोतों से आय कमाना होता है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। कृषि की इस प्रणाली में कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद किसान उस भूमि को छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं और वहीं खेती शुरू करते हैं। यह खेती विशेष रूप से पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 18, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? शांति, रोटी और जमीन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, कार्य, धर्म और बलिदान, न्याय, विकास और विश्वास। What was the main slogan of the French Revolution? Peace, bread and land, liberty, equality and fraternity, work, faith and sacrifice, justice, development and trust। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण था उस समय के तत्कालिक राजा लुई 16वें के निरंकुश शासन के प्रति आम जनता का असंतोष। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा प्रबोधन विचारों ने मिलकर इस क्रांति को जन्म दिया था। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 370। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट of the Indian Constitution is mentioned in which article? Article 360, Article 368, Article 352 या फिर Article 370। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 भारत के संविधान में आर्थिक आपातकाल से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि देश या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह अनुच्छेद 360 के अनुसार आर्थिक आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यदि भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह से खतरा होता है तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। प्रश्न संख्या 20, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लैंडिंग रेट, बेस रेट। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन लोन्स कॉल्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस रेट। बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर को बेस रेट कहते हैं, आधार दर कहते हैं। अर्थात इस दर से नीचे कोई बैंक कर्ज नहीं दे सकता। यह एक तरह की न्यूनतम ब्याज दर होती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों आरबीआई के द्वारा तय की जाने वाली नीतिगत ब्याज दरें हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और उस जमा किए गए पैसों पर ब्याज प्राप्त करते हैं। लैंडिंग रेट यानी ऋण दर या कर्ज दर मतलब वह ब्याज दर जिस पर बैंक या वित्तीय संस्था किसी व्यक्ति, व्यापार या संस्था को ऋण देती है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की 20 प्रश्नों का दूसरा टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू।